चंपारण के बतिया निराली सगरो फैलल बाहरियाली सगरो फैलल बाहरियाली चंपारण के बतिया निराली सगरो फैलल। बिहार ही नहीं देश दुनिया में पूर्वी चंपारण की अपनी एक अलग पहचान है। चंपारण का नाम चंपा और अरण्य से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। इस इलाके की पहचान हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती रही है। चंपारण की भूमि मां सीता की शरण स्थली होने से पवित्र है, तो वहीं गांधी जी की कर्मस्थली होने से ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। हमारे खास कार्यक्रम जन के मन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे उस संसदीय क्षेत्र की जो सीता मैया की शरणस्थली है, बापू की कर्मस्थली है। जी हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के बारे में। सत्याग्रह की पहली नींव बापू ने यहीं पर रखी थी। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी करीब 9 महीने तक यहाँ ठहरे थे। 100 साल बाद भी बापू यहाँ के लोगों के दिल में जीवित है। बापू से जुड़े अनेकों स्थल और प्रसंग लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। बापू ने यहीं से नए भारत का सपना देखा था। बापू ने जिस अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म के खिलाफ में यहाँ सत्याग्रह आंदोलन सफल रूप से किया था और अंग्रेजों को उस कानून को वापस लेना पड़ा था। देश को आजाद हुए 72 साल होने को हैं, लेकिन बापू की कर्मस्थली में अब भी बहुत कुछ नहीं बदला। नेपाल से सटा होने के कारण तस्करी एक बड़ी समस्या है। राज्य के दूसरे हिस्सों की तुलना में यहाँ अपराध ज्यादा है। इलाके की बड़ी आबादी अब भी खेती पर निर्भर है, लेकिन उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारी उपाय ज्यादा नजर नहीं आते। तभी तो लोग कहते हैं पूर्वी चंपारण में बापू का सपना अब भी अधूरा है। यहाँ उनके विचारों को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जो बात गांधी जी ने यहाँ पर अभियान शुरू किया था वे अधूरे आज तक हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार में जितने भी लोगों ने अपनी सरकारें बनाई, सरकार को चला रहे हैं, गांधी की नीतियों से बहुत बहुत दूर आज तक हैं। गांधी को सच मानिए तो गांधी को तो सिर्फ गांधी जयंती के दिन ही याद किया जाता है। ऐसा वीर धूप थे उस टाइम में कि हमारे गांव टूट पड़े, हमारे चंपारण टूट पड़े, जिस देश को हमारा आज़ादी कराएंगे और अंग्रेज को भगाएंगे, तब ने हमारा चंपारण का धरती से देश को आज़ादी मिला। पूर्वी चंपारण में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ के 75% किसान गन्ना की खेती करते हैं। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में एकमात्र उद्योग चीनी मिल थी। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का चकिया चीनी मिल 1983 से ही बंद है। चीनी मिल बंद होने से किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या गन्ना बेचना है, क्योंकि गन्ना बेचने के लिए किसानों को करीब 100 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। भाई पूर्वी चंपारण में गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती है, माफ़ कीजिएगा। तो गन्ने की जो मिठास है बखूबी जैसी मिठास होनी चाहिए वो है भी, लेकिन जो किसान हैं उनकी मिठास फीकी हो गई है। सालों साल से गन्ना की खेती यहाँ के किसान करते रहे हैं, लेकिन सरकार और जो माननीय उनकी कह सकते हैं कि उदासीनता के कारण यहाँ के किसान कुछ पलायन कर गए और जो है वो सही हालत में नहीं है। यहाँ के जो किसान हैं पूर्वी चंपारण में, तो अधिकतर लोग तो यही गन्ना की खेती करते हैं। बहुत 12 आना लोग करते हैं, 16 आना। हाँ जी। तो 16 आना में 12 आना गन्ना की खेती करते हैं। चीनी मिल बंद हो गया, तब क्या करते हैं आप? अभी वही खेती करते हैं, लेकिन बहुत लाइबाल होता है खेती का, बहुत। मैंने अब मुनाफा भी कम हो गया लोगों का। अब दूर जाना पड़ता होगा, सिद्धवलिया, गोपालगंज, हरखुआ, यही मिल में जाके पड़ता। चलान नहीं के मिले था, चलान नहीं के मिला, किसान परेशान है। किसान को बहुत परेशानी है।
2014 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बंद चीनी मिल को दोबारा खुलवाने का मुद्दा हावी था। तब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह ने किसानों से बंद चीनी मिल को लेकर वादे किए थे, लेकिन 5 साल बाद भी तस्वीर कुछ नहीं बदली। गन्ना किसान आज भी वैसे ही परेशान हैं जैसे 5 साल पहले थे। राउर नेताजी, अपने के नेताजी पिछले 5 बार से सांसद रहे, अभी केंद्र में मंत्री है, वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते राधा मोहन सिंह, कुछ नहीं करते। कहते जाएगा देखा जाएगा, होगा मिल देखा जाएगा, बनेगा चकिया मिल बनेगा। अब बनते बनते इतना समय हो गया। चुनाव का पहले बोलते हैं कि बनेगा। हाँ बनेगा, चुनाव का बेरी बोलते हैं जो बनेगा। अब वोट मिल जाता है तो कहते हैं जो नहीं बनेगा। चलान नहीं मिल रहा है। हाँ। कोई सिद्धवलिया मिल, गोपालगंज में तो पैसा दे देकर लोग चलान खरीद रहा है, चलान देवे नहीं करता है। सिद्धवलिया में चलाने नहीं मिल रहा है, पेमेंट आइए नहीं रहा है। पिछला साल का अभी बकाया है, पिछला साल का भी अभी पैसा नहीं मिला। गन्ना से गुड़ और चीनी बनता है, जिससे हर घर मिठाई और मीठे पकवान बनते हैं। मिठास की फसल उगाने वाले किसानों की जिंदगी में आज अंधेरा है, क्योंकि इनके लिए धरातल पर कोई योजना नहीं उतर पाई। सरकार और यहाँ के सांसद इनको केवल वादा करते हैं चुनाव के पहले, चुनाव वोट पड़ जाने के बाद फिर शायद नहीं आते आप लोग के पास दोबारा। ये सच्चाई है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और किसान, जिन किसानों के लिए सियासत चल रहा है पूरे देश भर में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे राहुल गांधी हो, सब लोग किसानों की बात करते हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण के किसान इंतजार कर रहे हैं अपने माननीय सांसद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी से कि वो कम से कम उनके भले के लिए, अपने किसानों के भले के लिए इस बार चीनी मिल जरूर खुलवा दे। कभी पूर्वी चंपारण की पहचान यहाँ की चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण सालों से चीनी मिल में ताला लटका हुआ है। कल पुर्जों को जंग खा रहा है, कामगार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, किसान तो परेशान हैं। हम इस वक्त है पूर्वी चंपारण के चीनी मिल में। आप देखिए एक तस्वीर, चीनी मिल का क्या हालत है। एक चकिया चीनी मिल है, 100 साल से ज्यादा समय बीत गए और इस चीनी मिल की स्थिति जो है आप देखकर अंदाजा लगाइए, खंडहर के रूप में ये तब्दील हो गया। गन्ना किसानों की बदहाली देखने के बाद हम यहाँ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को देखने निकल पड़े। हमारा अगला पड़ाव था साहेबगंज चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास अवस्थित प्राचीन ऐतिहासिक स्थल केसरिया। यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप है, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक होते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमेशा लोग आते रहते होंगे, दुनिया भर के लोग आते हैं जो भगवान बुद्ध का। जी हाँ, हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर्यटक आते हैं। यहाँ सबसे पहले बुद्ध भगवान यहीं पर आए हुए थे, कपिलवस्तु नामक गांव नेपाल से, और यहीं पर गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। और अलाम कलाम साहब उनको गुरु यहाँ पर मिले और गुरु का शिष्य बने वो, और अपने से बाल मुंडन किए हुए थे। फिर यहाँ कुछ दिन के बाद ठहर करके और वैशाली के लिए प्रस्थान किए। साफ है, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थलों के रख रखाव और सुविधाओं को लेकर खास काम नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र में काफी काम की दरकार है। केसरिया के बाद हमारा अगला पड़ाव था बापू धाम, जहां हाल ही में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री तक शामिल हुए थे। बापू धाम को यहाँ के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। 5 सालों में गांव की तस्वीर जरा भी नहीं बदली। इस गांव के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बापू धाम देश के मानचित्र में ऊपर तो आ गया, लेकिन उस गांव को सांसद महोदय ने गोद लिया। उस गांव का कितना विकास हुआ, ये हम गांव वालों से जानते हैं। क्या समस्या है? आप आदर्श ग्राम है, ये सांसद जी ने गोद लिया है, क्या आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? नहीं सर। क्या चाहिए आपको? हम लोग को घर द्वार चाहिए, अच्छा जमीन। क्या चाहिए आपको? घर द्वार जगह जमीन चाहिए। हम लोग सरकारी जमीन में है, हम लोग को कोई गारंटी है इसमें, हम लोग का गुजारा नहीं जा रहा है।
हम लोग को घर द्वार अच्छा बनाकर जगह जमीन दिया। आप तो दम बापू धाम के ठीक सामने आप लोग का घर है, गांव है, फिर भी आप लोग का ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है, खाली कोई आता है वोट लेने के समय ले लेता है, चला जाता है बस। क्या दिक्कत है आप लोग? के वोट ले लेता है या कुछ नहीं करता है। डोम संग आप लोग वोट देती है? हाँ जी सर, वोट देता है, मैंने हम लोग कुछ नहीं, सरकार सोचता है कि क्या सब लोग करे सर। आप लोग के लिए मकान आप लोग के लिए सरकार बनाती है? नहीं बनाया सर, नहीं। हर लोकसभा क्षेत्र की तरह ही पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। युवा वोटर्स और महिलाओं का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में वो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगी। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवा आप हैं, आप वोट करने जाएंगे जब, तो ईवीएम से पहले क्या कुछ दिमाग में होगा कि किनको वोट करना है, मुद्दा क्या है? अगर एज अ यूथ मैं रिप्रेजेंट करूं तो मेरा यही मानना है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, अगर मैं वोट करूंगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि एजुकेशन का जो स्तर है हमारे बिहार में पहले से बढ़ा है, लेकिन जो बेसिक लेवल की काफ़ी चीज़ें हैं, एजुकेशन, चिकित्सा और लड़कियों की सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे अगर गवर्नमेंट, तो फिर मेरा फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा। महिलाओं का चुनावी मिजाज जानने के बाद हमने कारोबारी, मजदूर, नौकरी पेशा और आम लोगों का चुनावी मूड जाना। कई लोग सांसद और केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए, तो कई को शिकायत थी कि क्षेत्र में सड़कें खराब हैं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर है। क्या मिला है? जैसे कि बिजनेसमैन को अब क्या बोला जाए, जीएसटी का फायदा हुआ आपको? हमें तो फायदा है। आप मानते हैं कि इस बार चुनाव में जो कैंडिडेट हो वो आपके हिसाब से बीजेपी का कैंडिडेट आपका सही है? हाँ जी। क्या लगता है 2019 के चुनाव में कैसा नेता होना चाहिए? नेता तो अभी जो मोदी जी का कर रहे हैं उस टाइप से होना चाहिए, बीजेपी का ढंग से। अब देखिए आगे क्या होता है, लोगों का तो उनको तो विरोध का भी सामना करना, अच्छाई की विरोध तो होती है, विरोध तो हो रहा है। लगता है कि काम पूरा हो चुका, पूर्वी चंपारण में काम हो गया, फिर और कुछ काम बाकी है? नहीं, काम बहुत अच्छा चल रहा है जी, काम चल रहा है। चलते हैं चंपारण मीट हाउस में, अंदर में जो लोग खा रहे हैं, जो जायका का आनंद उठा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस स्वाद से राजनीति का जो स्वाद है वो किस तरह का। ये बताइए, आप युवा हैं, ये स्वाद कैसा है इसका? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और सांसद जी का जो काम करने का जो है अंदाज, वो कैसा लगता है? वो भी ठीक है। ठीक है, मतलब कि आप संतुष्ट है पूरी तरीके से जो काम हुआ है? हाँ ठीक है, काम करने का तरीका उनका भी ठीक है। मिजाज, जनता का मिजाज क्या है इस बार 2019 के चुनाव में? बिल्कुल चेंजिंग है इस बार। क्या किस तरह का बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए पूरी, जैसे अभी देख रहे हैं आप, खाने पीने हर चीज़ की, क्राइम जैसे बहुत सारी क्राइम आजकल है, क्राइम पे लगाम लगना चाहिए। पूर्वी चंपारण का मूड बता रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में चीनी मिल, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनने वाला है। राधा मोहन सिंह 5 बार यहां से सांसद चुने गए हैं। किसानों की एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सियासत देश में चल रहा है। ऐसे में एक कृषि मंत्री जो यहां से सांसद के तौर पर चुने जा रहे हैं, वो आखिर जनता उनके बारे में क्या सोचती है, हम जनता का मन टटोलेंगे। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट चंपारण की धरती का सबसे अहम संसदीय सीट है। इसे बिहार की सियासत में भी काफी अहम माना जाता है। परिसीमन के बाद 2008 में अलग से ये सीट अस्तित्व में आया। पहले इसे मोतिहारी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के वर्तमान सांसद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जो 1989, 1996, 1999, 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह ने आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को हराया था। राधा मोहन सिंह को 4,04,52 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार विनोद कुमार श्रीवास्तव को 2,08,289 वोट। तीसरे नंबर पर जेडीयू उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह रहे थे, जिन्हें 1,28,604 वोट हासिल हुए थे। राधा मोहन सिंह 100% पैसा खर्च करने वाले चंद सांसदों में शामिल हैं। संसदीय कार्यवाही में भी राधा मोहन सिंह की सक्रियता अच्छी खासी रहती है।
16वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान संसदीय कार्यवाही में 36 बहस में राधा मोहन सिंह ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ऊर्जा, सैलरी, अलाउंस और रेलवे पर संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। मोदी कैबिनेट में राधा मोहन सिंह को कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई काम करने के बाद भी किसानों की सबसे बड़ी चीनी मिल की समस्या को वो नहीं सुलझा पाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, हर क्षेत्र में बहुत हो रहा है, ठीक है, विकास किए हैं। राधा मोहन सिंह ने तो गांधी जी के सत्याग्रह वर्ष पर उन्होंने तो जितना किया है उतना तो कांग्रेस ने अपने बहुत लंबे समय के कार्यकाल में भी नहीं किया है। ये सब काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, लेकिन मूलभूत जो समस्या है किसानों के लिए, जिले के विकास के लिए, उसमें सफलता नहीं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। 2014 में पूर्वी चंपारण में 14.39 लाख मतदाता थे, जिनमें 7.8 लाख पुरुष और 6.6 लाख महिला वोटर्स की संख्या थी। 2014 में यहां 57.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 आरजेडी और 1 सीट पर एलजेपी ने जीत हासिल की थी। अब जेडीयू के साथ आ जाने से बीजेपी की ताकत पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ी है। राधा मोहन को छठी बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए महागठबंधन की जोर आजमाइश जारी है। महागठबंधन का कुनबा राधा मोहन सिंह को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस सीट पर आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी और आरएलएसपी के समर्थक भी हैं, लेकिन जनता के बीच राधा मोहन सिंह का विरोध नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए राधा मोहन सिंह ने यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, मदर डेयरी का बड़ा प्रोजेक्ट भी लगाया। देखिए, राधा मोहन सिंह का वोट हर जाति में, राधा मोहन सिंह के कार्यक्रम का कोई यहाँ विरोध नहीं है। राधा मोहन सिंह से भी जो हो सका है किए हैं, लेकिन अगर अलायंस का कैंडिडेट मजबूत आता है तो राधा मोहन सिंह के लिए चुनौती हो जाएगी। सामाजिक समीकरण को देखा जाए तो सवर्ण वोटरों के अलावा सहनी, कुशवाहा, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। बीजेपी यहाँ विकास का मुद्दा उठा रही है। पार्टी का दावा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और राज्य सरकार द्वारा चंपारण महोत्सव महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के मौके पर किए गए विकास कार्यों का लाभ उसे मिलेगा, जबकि विपक्ष सामाजिक समीकरण के आधार पर यहां जीत की उम्मीद पाले बैठा है, लेकिन गेंद जनता के पाले में है।